हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब लोग? मज़े में? चलिए। तो आज से बेटा हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है आज हम लोग इसके अंदर डिस्कशन करेंगे प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। तो ये बहुत ही सिंपल सी मेथड है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लेबोरेटरी मेथड से। तो आप पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो साथ में लिखते रहिए, क्योंकि मैं इसके अंदर इसके अलावा भी कुछ मेथड्स आपको बताने वाला हूँ। बराबर है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेबोरेटरी में क्या होता है बेटा कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो बनता है कैसे? बाय एडिंग द कैलकुलेटेड अमाउंट्स ऑफ सोडियम पेरोक्साइड टू आइस कोल्ड डाइल्यूट 20% सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। यानी करना कुछ नहीं है, आपको क्या लेना है? सोडियम पेरोक्साइड लेना है। बराबर है। सोडियम पेरोक्साइड के अंदर हम लोग जो है क्या करेंगे? सबसे पहले सोडियम पेरोक्साइड जो है वो कैलकुलेटेड अमाउंट यानी कि थोड़ा वेट किया, बराबर, कैलकुलेशन की, मोलर नॉर्मल सॉल्यूशन बना दिया। उसके बाद हमने उसको अंदर डाल दिया, किसके अंदर? 20% H2SO4 के अंदर। तो बहुत ही सिंपल है, आप देख सकते हो यहाँ पर इक्वेशन Na2O2 प्लस H2SO4। तो जैसे ही आप H2O2 को इस तरह से सेपरेट करोगे, बाकी अपने आप निकल जाएगा Na2SO4। So by the action of sulfuric acid or phosphoric acid on hydrated barium peroxide, इसको कहते हैं मर्क प्रोसेस। सेकंड मेथड है बेटा मर्क प्रोसेस। मर्क प्रोसेस के अंदर कैसे बनाएंगे? बराबर है। पहले जो हमने बना दिया उसके अंदर एक और चीज हम लोग डिटेल में यहाँ पर लिखेंगे। ये लास्ट लेक्चर का कंटेंट है। चलो, तो मैं आपको यहाँ पर भी बताता रहूंगा कि देखो अभी अभी हमने क्या किया कि सोडियम पेरोक्साइड जो था उसकी कैलकुलेटेड अमाउंट को 20% ऑफ H2SO4 के साथ रिएक्ट करवा दिया और हमें मिला क्या? Na2SO4 और मिल रहा है हमें H2O2। बराबर है। अब जब हम लोग ठंडा करेंगे हम लोग इस सॉल्यूशन को, तो हमें क्या मिलेगा? ये Na2SO4 जो है इंटू 10H2, इसके हमें क्रिस्टल्स मिलने वाले हैं। और ये क्रिस्टल्स जो है उसको हम, ये क्रिस्टल्स जो है बेटा उसको क्या करेंगे? सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट करने के बाद जो हमारे पास रिजल्टिंग सॉल्यूशन बचेगा ना, उसके अंदर 30% H2O2 रहता है। यानी कि ये सेपरेट कर लिया क्रिस्टल, और उसके बाद जो फिल्ट्रेट बच जाता है, फिल्ट्रेट, उसके अंदर क्या रहता है? तो 30% हाइड्रोजन पेरोक्साइड। बराबर है। और द सॉल्यूशन ऑल्सो कंटेन सम डिजोल्व Na2SO4, यानी ये 30% H2O2 के अंदर भी डिजोल्व Na2SO4 होगा, बट इट डज नॉट इंटरफियर विद द रिएक्शन ऑफ H2O2, यानी कि वो H2O2 की रिएक्शन के साथ कोई भी इंटरफियरेंस क्रिएट नहीं करेगा। सो प्योर सैंपल ऑफ H2O2 कैन बी ऑब्टेन। और अगर इससे भी आगे प्योरिटी चाहिए तो वैक्यूम डिस्टिलेशन मेथड से करेंगे हम लोग। बराबर है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आगे कि भाई कौन से मेथड यूज करेंगे? वैक्यूम डिस्टिलेशन। वैक्यूम डिस्टिलेशन किसके लिए यूज करेंगे बेटा? तो वी गेट बाय दिस मेथड वी गेट प्योर हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यहाँ तक हो गया। चलो, उसके बाद सेकंड जो मेथड है वो फ्रॉम बैरियम पेरोक्साइड, जो यहाँ पर लिखा हुआ है आप देख सकते हो। बैरियम पेरोक्साइड का हाइड्रेटेड फॉर्म लिया हुआ है, ये एज इट इज लर्न करना है। बैरियम पेरोक्साइड का हाइड्रेटेड फॉर्म प्लस H2SO4, तो क्या बनेगा? BaSO4 के प्रेसिपिटेट मिलेंगे अलॉन्ग विथ H2O2 एंड 8H2O। इसके अंदर हम लोग एनहाइड्रस बैरियम पेरोक्साइड क्यों नहीं ले सकते हैं? सो एनहाइड्रस बैरियम पेरोक्साइड डज नॉट रिएक्ट रेडली विद सल्फ्यूरिक एसिड बिकॉज कोटिंग ऑफ इनसॉल्युबल बैरियम सल्फेट इस फॉर्म ऑन इट्स सरफेस, यानी कि बैरियम सल्फेट जो मिल रहा है उसकी कोटिंग जो है वो हो जाती है, और इसकी वजह से हमें एनहाइड्रस नहीं लेना चाहिए। तो एनहाइड्रस यानी BaO2 8H2 नहीं आएगा उसके अंदर। BaO2 प्लस H2SO4, अगर मैं लिखूँ एनहाइड्रस तो कैसे लिखूंगा? BaO2 प्लस H2SO4 से हमें क्या मिलेगा? H2O2 मिलेगा और बाकी मिलेगा BaSO4। तो ये जो बैरियम सल्फेट है बेटा उसी की कोटिंग हो जाती है। बराबर है। इनसॉल्युबल बैरियम सल्फेट इज फॉर्म ऑन इट्स सरफेस and that's why we are not taken the anhydrous form. So hydrated barium peroxide must be used, यही यूज करना फायदे में रहेगा। दूसरी एक मेथड है कि बैरियम पेरोक्साइड का अगर आप रिएक्शन H3PO4 के साथ करवाते हो, H3PO4 यानी क्या होता है? इसको कहते हैं हम लोग फॉस्फोरिक एसिड। बराबर है, फॉस्फोरिक एसिड।
सो बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरिक एसिड हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज ऑल्सो ऑब्टेन। तो यहाँ पर आप देखो BaO2 और H3PO4 है बराबर, और यहाँ पर Ba3PO4 ट्वाइस और 3 मोल्स ऑफ H2O2। ये क्या है, यहाँ पर 2 आना चाहिए और ये डाउन एरो आना चाहिए जहाँ पर इसके हमें प्रेसिपिटेट मिलेंगे। इस मेथड जो है, दिस मेथड हैज एडवांटेज ओवर द फर्स्ट मेथड, यानी कि ए वाली मेथड का। मान लो कि हमने यहाँ पर क्या किया, ये मेथड कर ली, तो यहाँ पर लिखो कि भाई इसका एडवांटेज रहेगा क्योंकि BaO2 और H2SO4 मेथड जो है उसकी कंपैरिजन में बेरियम पेरोक्साइड का H3PO4 के साथ जो है वो रिएक्शन ज़्यादा फायदे में रहेगा। वाई? बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल द हैवी मेटल्स जैसे कि लीड है, impurities present in barium peroxide which is basically catalyze the decomposition of H2O2। यानी होगा क्या कि जब हम लोग बेरियम पेरोक्साइड यूज करेंगे H2SO4 के साथ, तब जो इम्प्योरिटी होती है ना, बड़ा इम्प्योरिटी कौन सी होती है वहां पर, तो इम्प्योरिटी रहती है हमारे पास लीड की, और लीड की इम्प्योरिटी जो होती है वो क्या करेगा, तो H2O2 को डिकम्पोज कर देगा, H2O2 को डिकम्पोज कर देगा। इसलिए ये मेथड ज़्यादा बेटर है। एज अ रिजल्ट द रिजल्टिंग सॉल्यूशन हैज़ अ गुड प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर बेरियम BaO2 3 BaO2 प्लस 2 मोल्स ऑफ प्लस 2 मोल्स ऑफ H3PO4, फिर आपको पता चल जाना चाहिए बेरियम का +2 PO4 का -3, तो क्या बनाएगा ये Ba3PO4 ट्वाइस और बाकी बचेगा H2O2। इस तरह से मिलता है बराबर। अब मैं आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूँ बाय इलेक्ट्रोलाइसिस बराबर। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर, तो ये है मैन्युफैक्चर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उसमें फर्स्ट दूसरी मेथड है बेटा बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ H2SO4। तो ये मैंने लाइव में भी आपको पढ़ाया हुआ है कि बेटा जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे H2SO4 का, तो क्या करेंगे 50% लेंगे H2SO4 का सॉल्यूशन, और यहाँ पर सबसे पहले H2SO4 जो है वो डिसोसिएट होता है किसके अंदर, यहाँ पर 2H प्लस और 2 मोल्स ऑफ HSO4 माइनस। कैथोड पे कौन जाएगा, कैटायन H प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस हो जाएंगे और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, वो तो निकल गया। गैस तो गैस होता है ना, गैस कहीं से भी निकल जाता है। और बाकी जो है 2 मोल्स ऑफ HSO4 माइनस जो है उसमें से क्या मिलेगा H2S2O8, बोले तो पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड बराबर, और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ये। चलो ठीक है, यहाँ तक की कहानी आपको पता चल गई। अब ये जो पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है, तो लिखेंगे साथ में H2S2O8 जो बन रहा है बराबर है, वो उसमें अगर मैंने हाइड्रोलिसिस करवा दिया तो क्या मिलेगा मुझे H2SO5 प्लस H2SO4, याद रखो 45। तो ये जो मिल रहा है इसको कहते हैं पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। फिर बेटा क्या करेंगे, बस तो अब क्या, अब जो यहाँ पर हमें H2SO5 मिल रहा है इसका आगे करेंगे वापस हाइड्रोलिसिस और मिलेगा H2SO4 प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड। बस तो ये इतने स्टेप है जहाँ से इलेक्ट्रोलिसिस आपको अच्छे से लर्न हो जाना चाहिए और इसी से आप अच्छे से समझ भी सकते हो। इसके बाद एक और मेथड है जहाँ पर है ये जो दिखाया हुआ है, 1 मिनट, ओके। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये एक और मेथड है बेटा, कौन सी मेथड है, तो आप देखो ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ 2 ब्यूटाइल एंथ्राक्विनोल। देखो 2 ब्यूटाइल यानी C4H9, यहाँ पर लिखा हुआ 2 ब्यूटाइल और OH है, OH के लिए लगेगा OL एंथ्राक्विनोल। जब इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन जाएंगे, यहाँ से O2, तो मिलेगा H2O2 प्लस 2 ब्यूटाइल एंथ्राक्विनोन, क्या मिलेगा 2 ब्यूटाइल एंथ्राक्विनोन। ON ही लगेगा प्रोडक्ट में, हमारा मेन टारगेट है H2O2 बनाना। फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो, 2 ब्यूटाइल एंथ्राक्विनोल यानी कि OH, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, H2O2 मिल गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड अलॉन्ग विथ 2 ब्यूटाइल एंथ्राक्विनोल। इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 2 ब्यूटाइल एंथ्राक्विनोन ONE। प्रोपेनॉल में से भी करेंगे हम लोग इसका ऑक्सीडेशन, 2 प्रोपेनॉल है, 1 2 3, 2 पे OH है तो इसको लिखेंगे प्रोपेन 2ऑल।
या तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, तो इसका कॉमन नेम है। यहाँ से देखो मैंने जो क्रॉस मारा वो 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, H2O2 विल बी ऑब्टेन। इस तरह से रहता है। और इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस के अंदर मैंने आपको समझा दिया हुआ है, वैसे का वैसा ही बेटा। H2SO4 डिसोसिएट होगा H प्लस और HSO4 माइनस में, H प्लस देगा आपको हाइड्रोजन और HSO4 माइनस प्रोग्रेसिवली वी गेट H2O2 एट द लास्ट स्टेज। तो यहाँ तक इसकी प्रिपरेशन है। इसकी प्रिपरेशन आई होप आप सब लोगों ने अच्छे से लिख ली होगी या समझ ली होगी। उसके बाद आता है बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर H2O2 कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, इम्प्योर है, ब्लूइश लेयर का। It has a more hydrogen bonding than water. So order of hydrogen, order of boiling point, देखो boiling point में क्या है, H2O का boiling point सबसे ज़्यादा इसलिए है कि यहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है ये। हैवी वाटर उससे कम और H2O उससे भी कम। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इट इज soluble in water, alcohol and ether. It has a bitter taste, harmful for the skin. ये सब बातें जो है वो बेसिकली क्या है कि फिजिकल प्रॉपर्टी लर्न करना, रट्टा मारो। डायबेसिक वीक एसिड है, यानी कि इसके अंदर 2 H प्लस है तो हम लोग ऐसे ही लिखेंगे ना। फिर H2O2 easily decompose in presence of light and temperature, बराबर। सो H2O2 always kept in a dark bottles and kept in a cool places। 30% सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड पर हाइड्रोल कहते हैं इसको। ये एमसीक्यू में बहुत पूछा जाता है पर हाइड्रोल, तो ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर अगर हम लोग डिस्कशन करेंगे तो सबसे पहले बात आती है इसकी डीकम्पोजिशन की। तो मैं आपको सिंपली बता दूं, ये सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी है वो डीकम्पोजिशन लिखो या स्टेबिलिटी। इट इज अनस्टेबल इन नेचर। हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोज होगा पानी में प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में। नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब है कि ये ज़्यादा रिएक्टिव है, बराबर। नेसेंट ऑक्सीजन वर्किंग एज ए कलरलेस एजेंट। एंड अगर आपने 2 मोल ले लिया तो इस तरह से डिकम्पोजिशन करो तो भी चलेगा, बराबर। ये हुआ डिकम्पोजिशन। सेकंड मैं आपको बता रहा हूँ ऑक्सीडाइजिंग नेचर नहीं, दूसरी प्रॉपर्टी जो मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखो। चलो लिखते जाओ। तो यहाँ पर है बेटा सेकंड एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर, बराबर। एसिडिक नेचर में क्या होगा कि आप देखो कि यहाँ पर H2O2 जो है उसमें अगर मैंने इसको डिसोसिएट किया, एक H प्लस निकला तो यहाँ पर HO2 माइनस 1 मिलेगा और ये है हाइड्रोपेरोक्साइड आयन। क्या कहते हैं इसको? हाइड्रोपेरोक्साइड आयन कहते हैं, बराबर। और अगर इसका H2O2 को मैंने ऐसे डिसोसिएट किया बेटा कि 2H प्लस, मुझे मिलेगा O2 2 माइनस, तो ये बेटा परऑक्सो आयन है, पेरोक्साइड आयन कहते हैं, पेरोक्साइड आयन। अब एसिडिक नेचर कैसे प्रूव होगा कि ये 2 सीरीज के सॉल्ट बनाता है। 2 सीरीज के सॉल्ट का मतलब क्या कि व्हेन NaOH इज रिएक्टेड विथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो हमें मिलता है NaHO2 यानी कि सोडियम हाइड्रोपेरोक्साइड। तो आप देख सकते हैं बेटा कि इसके अंदर एनायन कौन सा है? HO2 माइनस, बराबर। एक ये कर लो। और अगर मैंने 2 मोल ले लिया NaOH के और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन करवा दिया तो मुझे मिलेगा Na2O2 जिसका नाम है सोडियम पेरोक्साइड। सोडियम पेरोक्साइड प्लस 2 मोल्स ऑफ वाटर। बस, तो इस तरह से ये इसका एसिडिक नेचर प्रूव करता है, यानी कि 2 सीरीज के सॉल्ट बना सकता है ये। तीसरा पार्ट है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो ध्यान से समझो, H2O2 एक्ट करता है दोनों तरीके से। अगर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा बेटा तो क्या होगा, तो उसके जो रिएक्शन है वो अच्छे से आपको पता होने चाहिए। मान लो कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि भाई Fe+2 है, बराबर है। इसका रिएक्शन मैंने H2O2 के साथ करवा दिया। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो Fe जो है +2 में से +3 में कन्वर्ट हो जाएगा एलोंग विथ वाटर। तो यहाँ पर क्या है? +2 है, ये +3 है। ये जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। किसने करवाया? H2O2 ने, उसको कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -2 है, तो -1 से -2 यानी डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब रिडक्शन। रिडक्शन जो होता है वो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट है। तो व्हेन इट ऑक्सीडाइज एसिडिफाइड फेरस सल्फेट टू फेरिक सल्फेट, ये मैंने आयनिक फॉर्म में इक्वेशन लिखा हुआ है, बाकी आप पूरा इक्वेशन में लिख सकते हो, बराबर। इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 2 में अगर हम लोग जाएंगे
मान लो कि मैंने लिखा हुआ यहाँ पर K4FeCN6, ये 12th में पढ़ोगे, ये है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। इसका जब रिएक्शन हम लोग करेंगे एसिडिक मीडियम यानी H2SO4, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ H2O2, ये मैंने आयनिक इक्वेशन नहीं लिखा, तो मुझे क्या मिलेगा 2 मोल्स ऑफ K3FeCN6, यानी कि मुझे मिल रहा है पोटेशियम फेरोसाइनाइड प्लस K2SO4 प्लस 2 मोल्स ऑफ वाटर। अगर आपको समझना है तो आप आयन के फॉर्म में लिखो, जैसे कि मैं लिखूँ FeCN6, तो इसके ऊपर चार्ज आएगा बेटा -4, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, फिर सामने क्या मिल रहा है FeCN6, ये हो जाएगा आपका 3- प्लस और 2 मोल्स ऑफ H2O लिख दो। तो आप देखोगे यहाँ पर जो है Fe का नंबर जो निकल के आ रहा है वो +2 है, यहाँ पर Fe का कितना निकल के आ रहा है +3, तो ये ऑक्सीडाइज हुआ ना, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। फिर आप इस इक्वेशन को भी बैलेंस कर सकते हो, बराबर। अगर आपने यहाँ पर 2 मोल्स ले लिए और यहाँ पर 2H+ ऐड कर दिया, यहाँ पर 2 कर दिया, सामने पानी भी 2 मोल्स कर दिया, तो ये बैलेंस हो जाएगा। इसी तरह से थर्ड इक्वेशन, चलो करो अपने आप, ट्राई करो। देखो मैंने I- दिया आपको, H2O2 करवाया, सामने क्या बनेगा, डेफिनेटली I2 बनेगा, और वाटर कैसे बैलेंस करेंगे, ये -1 है, लेकिन एटम बैलेंस में राइट हैंड साइड 2 आयोडीन है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड भी 2 आयोडीन करो। यहाँ पर 0, ये -2 से 0, यानी क्या हो रहा है इंक्रीज बाय 2, और यहाँ पर एक 2 ऑक्सीजन का -2 है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन करूंगा तो ये -4 हो जाएगा, -2 से -4 यानी डिक्रीज बाय 2। चलो तो हो गया अपने आप ही, यहाँ पर डिक्रीज और इंक्रीज हो रहा है, तो इसके अंदर और क्या बैलेंसिंग में लिख सकते हैं बताओ मुझे। तो यहाँ पर अगर आप देखो 2 2 सा 4 है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो सिर्फ क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड 2H+ को आपको ऐड करना पड़ेगा, दैट्स इट, इट इज बैलेंस। नेक्स्ट इक्वेशन फोर्थ वाला अगर मैं ले रहा हूँ, बराबर है, इसका एक आयोनिक इक्वेशन हम लोग बैलेंस करके चलते हैं, बराबर है। जैसे कि मान लो कि हमने ले लिया, ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, Cr2O7 2- प्लस यहाँ पर हमने ले लिया हुआ है H2O2, और सामने बन रहा है क्या, तो CrO5 प्लस वाटर, बराबर। ये आप बैलेंस करना खुद। एक और इक्वेशन लेकर चलते हैं कि PbS यानी लीड सल्फाइड व्हेन रिएक्टेड विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो लीड सल्फाइड में से बनेगा PbSO4 प्लस वाटर, ये फिक्स है। अब आप बैलेंस करोगे तो यहाँ 4, तो ये हो जाएगा 4H2O2, और यहाँ पर 4, तो देख लो ये आई थिंक इट विल बी बैलेंस। 6 वाला इक्वेशन अगर हम लोग देख लेते हैं कि मान लो कि हाइड्रोजन सल्फाइड का H2O2 के साथ रिएक्शन, तो सल्फाइड में -2 होता है, तो यहाँ पर 2H2 कर दूंगा और मैं सल्फर लिख दूंगा, तो यहाँ पर -2 से ये हुआ 0, ये भी किया H2O2 के स्पेसिस ने, बराबर है। यहाँ पर -2 से ये हो जाएगा 2 ऑक्सीजन का -2, और यहाँ पर -4, तो आप देख सकते हो ये इंक्रीज डिक्रीज आपको समझ में आ रहा है। फिर मान लो कि मैंने लिया H2SO3, यानी ये हो जाएगा सल्फरस एसिड था, H2O2 के साथ ये बना रहा है H2SO4 प्लस वाटर, इस तरह से ये बैलेंस हो रहा है। तो ये सारे के सारे जो है बेटा वो ऑक्सीडाइजिंग एक्शन है, बराबर, एसिडिक मीडियम में से। अब मैं लिख रहा हूँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन अल्कलाइन मीडियम, बराबर। अल्कलाइन मीडियम में भी हम लोग करेंगे। सबसे पहले मान लो कि Na2SO3 का रिएक्शन अगर H2O2 के साथ करवा रहे हैं हम लोग, तो Na2SO3 में से क्या मिल जाएगा, Na2SO4 सोडियम सल्फाइड में से सल्फेट प्लस वाटर। अगर हम लोग दूसरा लेकर चले कि पोटेशियम नाइट्रेट, कुछ करना नहीं है, इसमें एक ऑक्सीजन ऐड कर दो, तो ये बन जाएगा KNO3 पोटेशियम नाइट्राइट था, सॉरी नाइट्राइट में से नाइट्रेट प्लस वाटर। इसी तरह से थर्ड इक्वेशन, अगर हम लोग थर्ड इक्वेशन लेकर चले, बराबर है, जैसे कि मान लो कि एक आयनिक इक्वेशन दे देता हूँ, ASO3 2- R से नाइट प्लस H2O2, तो ये बनाएगा ASO4 3-, और यहाँ पर भी 3- कर देना भाई, ये करेक्शन है, प्लस वाटर। तो इस तरह से ये आपको इक्वेशंस मिलेंगे, बराबर है। फिर एक और इक्वेशन है, मान लो कि मैंने लिया Mn+2, और मुझे यहाँ पर H2O2 के साथ रिएक्शन करवाना है, तो ये बनाएगा MnO2 प्लस यहाँ पर H2O। फिर बैलेंसिंग करो, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +4 है, जो डिफरेंस है
वही मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर चार्ज को बैलेंस करने के लिए मैं 2OH माइनस डाल रहा हूँ और यहाँ पर 2H2। सो आई थिंक इट विल बी बैलेंस। जिन्होंने रेडक्स किया हुआ है उनके लिए बहुत ही ईजी है, नहीं किया है वो जाकर पहले रेडक्स कर ले। अब मान लो कि मैंने Fe+2 लिया हुआ है और उसका हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाऊंगा तो +2 से +3 हो जाएगा ना। चलो ठीक है, इस तरह से। बाकी इसको बैलेंसिंग तुम खुद कर सकते हो। यहाँ पर ये मान लो कि मैंने लिखा 2Fe+2 तो 4OH माइनस कर दो, यहाँ पे 2Fe+3 बराबर है। इस तरह से होना चाहिए। 2Fe+3 लिखो, या तो ऐसा भी लिख सकते हो 2FeOH थ्राइस, सो इट विल बी बैलेंस बराबर है। इसी तरह से फॉर्माल्डिहाइड को अगर आपको बैलेंस करना है H2O2 के साथ तो ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा HCOOH प्लस वाटर। चलिए अब हम लोग देखेंगे बेटा रिड्यूसिंग कैरेक्टर। रिड्यूसिंग कैरेक्टर, तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर के अंदर किस तरह से हमें बैलेंस करना है वो देखो। पहले रिड्यूसिंग इन एसिडिक मीडियम, सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं रिड्यूसिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम बराबर है। तो चलो सबसे पहले MnO4 माइनस प्लस H2O2, मैं आपको एक सिखा देता हूँ, बाद में आप अपने आप करोगे। Mn+2 और यहाँ पर O2, याद रखो यहाँ पर O2 ही आएगा। जब रिड्यूसिंग कैरेक्टर है तो क्या आएगा बेटा O2। यहाँ पर है +7, यहाँ पर है +2, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन का -2 और यहाँ पर 0, तो +7 से 2 यानी डिक्रीज बाय 5। तो ये 5 कहाँ पे लगा देना है H2O2 के, ये जो है ना H2O2 और O2 के आगे लगा दो। और ये क्या था -2 से 0 यानी इंक्रीज बाय 2 था। तो ये 2 जो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर 5 से करना है बराबर। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 2 यहाँ पर आ जाएगा ना MnO4 माइनस के सामने। और अब अगर आप ऑक्सीजन हाइड्रोजन चेक करोगे तो यहाँ पर है 5 2 10 बराबर है। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है बेटा 10 ऑक्सीजन राइट हैंड साइड पे। यहाँ पर कितने हैं 10 + 8 18, तो इधर लेफ्ट हैंड साइड 18 है ऑक्सीजन, यहाँ पर कम है। तो कितने ऑक्सीजन राइट हैंड साइड कम है 8, 8 2 16, और हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड ये 10 तो है ही, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 6H+। डन। इस तरह से ये बैलेंस हो रहा है बराबर है। तो इक्वेशन नंबर ये 1 था। इक्वेशन नंबर 2 में मान लो मैंने लिया हुआ है यहाँ पर Cr2O7 2- प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड टू गेट 2 moles ऑफ Cr+3 प्लस O2, ये बेसिक इक्वेशन। यहाँ पर क्या है 2 क्रोमियम के लेकर चलेंगे तो ये +12 होगा, यहाँ पर ये +6, फिर यहाँ पर -2 और यहाँ पर ये 0, तो ये हो रहा है डिक्रीज बाय 6 और ये हो रहा है इंक्रीज बाय 2। तो इसको 3 से करो, इसको 1 से करो। चलो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 3H2O2 बनेगा, यहाँ पर 3O2 बनेगा। फिर ये लेफ्ट हैंड साइड कितने ऑक्सीजन है 7, राइट हैंड साइड कितने हैं तुम्हारे पास अच्छा 3 2 6, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड तुम्हारे पास ये 7 भी है, 7 + 6 यानी 13 ऑक्सीजन है, और राइट हैंड साइड पे 6 है, तो यहाँ पर 7H2 आ जाएगा। और यहाँ पर 7 2 14 है हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पे 6 तो उसमें है ही, तो क्या आएगा फिर 8H+ आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं 8H+ लिख रहा हूँ। तो ये पूरा इक्वेशन Cr2O7 2- प्लस 8H+, 3 moles of hydrogen peroxide, 2 moles of Cr+3, 3 oxygen, 7H2O। बाकी सारे इक्वेशंस मैं लिख रहा हूँ, आप घर पे प्रैक्टिस करना बराबर। चलो MnO2 प्लस H2O2, तो ये देगा आपको Mn+2 प्लस O2। यहाँ पर बैलेंसिंग करेंगे 2H2O के साथ, यहाँ पर आ जाएगा 2H+। आई थिंक इट विल बी बैलेंस। फिर भी चेक करते रहना कि बैलेंस है कि नहीं है। इट रिड्यूस ओजोन टू डाइऑक्सीजन, यानी H2O2 का अगर आपने ऑक्सीजन ओजोन के साथ रिएक्शन करवा दिया तो क्या मिलेगा H2O प्लस ऑक्सीजन बराबर है, इस तरह से। फिर रिड्यूसिंग एजेंट इन अल्कलाइन मीडियम, अल्कलाइन मीडियम, अल्कलाइन मीडियम में जब हम लोग रिडक्शन करेंगे तो कैसे होगा। मान लो कि मैंने यहाँ पे लिखा MnO4- है बेटा, यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये बना रहा है MnO2 और यहाँ पर है मेरे पास O2। अब अगर इसको बैलेंस रेडक्स के हिसाब से करोगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा, MnO4- से सामने देखो +7 में से
+4 हो रहा है तो 3 है ना, और यहाँ पर 2 का चेंज है तो यहाँ पर आ जाएगा 2MnO4 माइनस प्लस 3 मोल्स ऑफ H2O2, ये हो जाएगा 2MnO2 और बाकी तुम्हारा हो जाएगा 3O2। फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 2OH माइनस प्लस 2 मोल्स ऑफ वाटर, इस तरह से ये बैलेंस हो जाएगा। अल्कलाइन मीडियम में दूसरा कोई इक्वेशन लिखना हो तो 2 मोल्स ऑफ Fe प्लस 3 प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड 2OH माइनस, इट गिव्स 2 मोल्स ऑफ Fe प्लस 2 ऑक्सीजन और ये पानी। इसी तरह से अगर हम लोग दूसरा कोई भी रिएक्शन ले ले तो भी हो जाएगा बराबर है। लेकिन एक और लिख लेते हैं, ब्लीचिंग एक्शन। ब्लीचिंग एक्शन का मतलब क्या, तो घर पे भी हम लोग ब्लीचिंग एजेंट में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज़ करते हैं बेटा। तो इसके अंदर क्या आएगा, मान लो कि यहाँ H2O2 है तो वो क्या देगा, H2O प्लस ये नेसेंट ऑक्सीजन। और कलरलेस मैटर जो होता है बराबर, कलरिंग मैटर, उसके साथ ही ऑक्सीजन यूज होगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा कलरलेस मैटर के अंदर। चलो ठीक है। एडिशन रिएक्शन लास्ट है हमारा। एडिशन रिएक्शन किस तरह से होगा, तो आप देख लो कि ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसका H2O2 के साथ रिएक्शन करो तो ये बना देगा इथेन 1,2 डायोल। सो दीज आर द डिटेल रिएक्शंस, डिटेल केमिकल प्रॉपर्टीज। फिर आप इसमें से जितना भी लर्न करना चाहो आप कर सकते हो। मैंने ये सब कुछ खत्म किया, यहाँ पर आप देख सकते हो ये डिटेल में है बराबर है। तो आप डिटेल में भी देख सकते हो, यहाँ पर रिड्यूसिंग नेचर आ रहा है बेटा, ऊपर ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी है बराबर। तो मैं एक बार आराम से स्क्रॉल कर देता हूँ, आप इसमें से भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो बराबर है। तो ये है इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स, जहाँ पर ये पेज आपको दिख लिया, टेक अ स्क्रीनशॉट। रिड्यूसिंग नेचर, यस, स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये लर्न करने की बात है जो तुम्हारी टेक्स्ट बुक में भी है। प्रिकॉशंस क्या क्या रखने हैं और यूजेस। तो यूजेस जो है बेटा उसमें क्या क्या यूजेस है, ब्लीचिंग एजेंट में यूज होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड N2H4 यानी हाइड्रोजन यूज एज अ रॉकेट प्रोपेलर, ये पूछा हुआ है। एंटीसेप्टिक, हेयर डाइंग के अंदर, और H2O2 एज ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट। बाकी ये जो बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ है बराबर है, वो भी आपको याद रखनी है। H2O2 का स्ट्रक्चर कैसा है, ओपन बुक स्ट्रक्चर है। मान लो H फिर O और H, तो ये ओपन बुक स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो यहाँ तक का कंटेंट है, और आज थोड़ा सा वीडियो लेट आ रहा है ड्यू टू सम नेट इशू एज वेल एज स्कूल रीओपनिंग। थैंक यू वेरी मच। तो आप लोग लिखेंगे और अच्छे से लर्न करेंगे।